नमस्कार दोस्तों, आर्य कैंपस में आपका स्वागत है और मैं रोबिन त्यागी आज आपको आपके एसएसटी का 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो जो हमारा आज पहला चैप्टर रहेगा वो राजनीतिक, ये आपके बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, और लोकतांत्रिक राजनीति का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र किस लिए किसी देश में चाहिए। या देखो, लोकतंत्र में क्या है कि लोगों के द्वारा जो शासन चुना जाता है, जिस शासन व्यवस्था में लोगों की भागीदारी होती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या है कि हम मतलब जो हमारे देश में 18 साल से बड़े हैं और आपके पेरेंट्स हो गए, उसमें सब आ गए, वो वोटिंग देंगे या वो वोट करते हैं किसी नेता को, और वो क्या करता है, वो जीतने के बाद क्या करता है, वो वहाँ पर राज करता है। राज ही मान लो कि अगर मैं किसी एमएलए का एग्जांपल ले लूँ कि कोई एमएलए हमने बना दिया, अब उसके बाद वहाँ का प्रतिनिधित्व कौन करता है, वो एमएलए करता है। तो लोकतंत्र क्या है कि वो व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था किसके द्वारा चुनी गई है, ये शासन व्यवस्था हमारे द्वारा चुनी गई है, इसमें किसकी भागीदारी है, हमारी भागीदारी है। तो लोकतंत्र की लोगों के द्वारा जो तंत्र स्थापित किया जाता है, अगर मैं एक डेफिनेशन, एक सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो लोगों के द्वारा जो तंत्र स्थापित किया जाएगा उसे हम लोकतंत्र कहेंगे। और लोकतंत्र जो है कि उसकी जरूरत क्यों होती है, कि लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि आपको किससे रिलेट करना है अपने, मतलब हम अपने, मैं डेली लाइफ एग्जाम्पलों के द्वारा आपको ये चीज़ समझाता चलूँगा, क्योंकि डेली लाइफ एग्जाम्पल के बिना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कि ये पॉलिटी की जो भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम इसे ईजी बनाएंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको मैं ये बताता चलूँगा। तो अब आप बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे देखते हैं कि आप एक को स्लाइड दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों हमारा पहला अध्याय है, और इसके परिचय में हम क्या करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और साथ साथ में लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या करेंगे, हम शासन व्यवस्था में अंतर भी देखेंगे कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या कि जिसमें लोगों की भागीदारी है वो लोकतांत्रिक हो गई, लेकिन जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं है उनके एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसे देखेंगे। देखो, आपकी अब 9th की मैं बात करूँ, 9th और 10th क्लास में ना जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उसमें कंपैरिजन के साथ साथ हमें पढ़ाया गया है। कंपैरिजन के साथ साथ कैसे, जैसे मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत का कंपैरिजन, या क्या करेंगे कि भारत की जो व्यवस्थाएं है या उसमें भारत में जो स्थिति है वो दूसरे देश की स्थिति के साथ कंपैरिजन कर देंगे, कि हम भारत का तो पढ़ेंगे, साथ में दूसरे देशों के बारे में भी देखते रहेंगे कि वहाँ क्या चल रहा था। तो ये कंपैरिजन है, और इसके साथ साथ हमें ये सारे के सारे चैप्टर बताए गए 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी हम यही पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ इस पहले चैप्टर की, अपने इस चैप्टर को देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और गैर लोकतांत्रिक। आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या है कि इसमें है कि लोकतंत्र क्या है, और इसमें अब देखो जो स्टार्टिंग में इस चैप्टर में दिखाया क्या गया है कि स्टार्टिंग में इस चैप्टर में ना एक कक्षा का डिबेट दिखाया गया है, या मतलब कक्षा में एक चर्चा हो रही है किसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में। एक डिबेट के माध्यम से ये चैप्टर शुरू किया गया है कि कुछ बच्चे हैं वो अपनी मैडम से क्वेश्चन पूछते हैं और मैडम उनके क्वेश्चंस का आंसर देती है। तो आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे कि लोकतंत्र मैंने आपको बता ही दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था और गैर लोकतांत्रिक भी मैंने बता दी। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं क्या कि इसमें एक बच्ची है जिसका नाम है मैरी। मैरी कहती है कि मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले तो हमने क्या किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, इससे पहले जो हमने पढ़ लिया है, इससे पहले हमने क्या किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, और अब हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तो हमने पहले पढ़ ली, और लोकतंत्र का मतलब इस चैप्टर में हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि जो हम 8th क्लास का सिलेबस है या पिछला सिलेबस था उसमें हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पढ़ लिया था,
और अब हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। तो मैडम क्या आंसर देती है इस पे, जिसका नाम है लिंग दे, मैडम क्या आंसर देती है कि क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का प्रयोग करके इनकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं। मतलब क्या है, मैडम कहती है कि हम क्या कलम या बरसात या प्रेम आदि शब्दों का जो उपयोग, मतलब उन्हें यूज में लाने से पहले क्या हम उनकी परिभाषा को पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मैरी बोलती है कि परिभाषा की जरूरत क्यों होती है, कि परिभाषा की ही जरूरत क्यों पड़ती है। तो अब मैडम क्या कहती है, लिंग दे मैडम क्या कहती है कि हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में हमें परेशानी होती है। जब किसी शब्द का उपयोग करने में हमें क्या होती है, परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हम बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी सामान्य स्थिति में हमें फ़र्क करना पड़ता है। देखो इसने क्या कहा है कि मैडम बोलती है कि हमें बारिश की जो परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर बारिश की आपको डेफिनेशन क्लियर है, उसमें आपको पता है जिस टाइम बारिश का मौसम होगा तो बादल भी फटेंगे, बूंदाबांदी तेज भी होगी, कम भी होगी। अगर हमें कंपैरिजन करना हो किस चीज़ में, कम बूंदाबांदी में और तेज में, तो इससे पहले हमें किस चीज़ की परिभाषा का पता होना चाहिए, पहले बारिश की परिभाषा का पता होना चाहिए। इसीलिए मैडम कहती है कि हमें परिभाषा का पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं क्या, बोर्ड पे देखो आप। अब क्या कहती है, एक नया बच्चा अब इस डिबेट में हिस्सा लेता है जिसका नाम है रिबियांग। रिबियांग कहता है कि मैम मैंने एक परिभाषा पढ़ी थी, क्या कि जो इब्राहिम लिंकन कौन थे, अगर मैं बात बताऊं तो इब्राहिम लिंकन क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इब्राहिम लिंकन के बारे में कहा कि मैम मैंने एक उनकी स्टेटमेंट, उनका एक वाक्य पढ़ा था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि लोगों के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, लोगों के लिए, लोगों को और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि पेपर में क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि आप क्या करें कि परिभाषा बताएं, इब्राहिम लिंकन, जो इब्राहिम लिंकन थे उनके अनुसार लोकतंत्र की क्या परिभाषा है। तो आप अच्छे से बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट कर ले कि आपका ये पॉइंट नंबर 1 बन गया है। क्या पॉइंट नंबर 1 बन गया है। अब मैं आगे बात करता हूँ। फिर उसके बाद मैडम इसमें क्या कहती है कि लिंग दे मैडम क्या कहती है, मैडम कहती है कि जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न कर ले, क्या कर ले, जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न कर ले, तब तक क्या है कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हम इसके मसलों पर विचार करेंगे, इसके मुद्दों पर विचार करेंगे और हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है और गैर लोकतंत्र क्या है। तो इससे हमें परिभाषा क्लियर हो जाएगी। और ये मैडम भी ये भी कहती है कि कुछ नामी गिरामी आदमी के कहने से सभी को मतलब सच नहीं मान लेना चाहिए कि ये वहाँ भी बिल्कुल क्या है कि ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन हो सकती है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक नई बच्ची है जिसका नाम है योलांदा। वो कहती है मैडम कि मैंने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वो यूनान के शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। क्या कि डेमोक्रेसी शब्द है जो, डेमोक्रेसी मतलब क्या है, डेमोक्रेसी शब्द है जो यूनान का शब्द है डेमोक्रेशिया, और यूनान में डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ है शासन। तो लोगों का शासन हो गया कि डेमोस का अर्थ क्या है, लोग, और क्रेशिया का मतलब क्या था, शासन। तो डेमोक्रेशिया। तो इससे क्या होगा कि हमें नया अर्थ मिल गया है कि लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। और क्या यह परिभाषा उचित है? उचित है, लोगों का शासन, लेकिन इससे काम नहीं चलना। एक वर्ड से हम किसी चीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते। क्या कि एक वर्ड से हम किसी चीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते। एक चीज़ के बहुत से पहलू होते हैं जो हमें समझने होते हैं। जैसे अभी लिंग दे मैडम क्या बोलेगी, आगे देखो कि लिंग दे मैडम कहती है कि मैडम भी यही बोल रही है कि एक शब्द से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की उपयोगी परिभाषा नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे अब एक एग्जांपल लेती है मैडम कि एक कंप्यूटर का ही एग्जांपल ले लो। क्या कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो कि कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना, कि कंप्यूटर का क्या अर्थ है, गणना करना। और ये पहले क्या था कि हम कंप्यूटर का यूज कर रहे थे गणना करने के लिए या कैलकुलेटर के रूप में। लेकिन आज के टाइम में बहुत कम व्यक्ति की गणना करने में कंप्यूटर का यूज करते हैं।
आज के टाइम में तो कंप्यूटर का यूज लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने और संगीत आदि फिल्मों को देखने में हम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का यूज किस तरह कर रहे हैं, तो ऐसे क्या कि वर्ड तो कुछ और था, वर्ड तो कंप्यूटर था कंप्यूटिंग करने। अगर मैं उसके अकेले वर्ड की अगर मैं उसका सार निकालूँ तो कंप्यूटिंग उसका अर्थ आ गया। कंप्यूटिंग का मतलब गणना करना। लेकिन आज हम उसका यूज क्या किस चीज़ में कर रहे हैं, बहुत से जो हमारे अलग अलग जैसे लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत आदि में हम उसका काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोकतंत्र है। लोगों का जो आपने डेमोक्रेशिया बोल दिया है कि खाली डेमोक्रेशिया से हम लोकतंत्र को डिफाइन नहीं कर सकते। हमें उसके पहलुओं को जानना होगा और उसके बाद हम क्या कर पाएंगे कि हम इस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो आगे देखते हैं अब। और मैडम क्या कहती है, आओ इसकी अब परिभाषा पर गौर करेंगे। तो देखते हैं। एक सरल सी परिभाषा है लोकतंत्र की, एक सरल सी परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है। दुनिया में चाहे दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक है या वह लोकतांत्रिक नहीं है, वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। लोकतांत्रिक क्यों कहलाना चाहती है? देखो, जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो सरकार बनाई है, हमें पता है वो लोकतंत्र है। लेकिन कुछ गैर लोकतांत्रिक सरकारें भी हैं और वो भी क्या चाहती है कि हम अपने आप को क्या कहलाए, लोकतांत्रिक सरकार कहलाए। इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आपको दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। तो लोकतंत्र की एक यहाँ से एक नई डेफिनेशन भी मिल गई कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या है कि आपके बन चुके हैं। जैसे क्या, एक तो ये बना था कि डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से लिया गया है, उसके बाद डेमोक्रेशिया शब्द का क्या अर्थ है, और प्लस में इब्राहिम लिंकन का जो था कि इब्राहिम लिंकन के बारे में था, कहाँ के थे वो, अमेरिका के थे। और अमेरिका की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो ये भी पता होना चाहिए आपको, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। ये कुछ एक्सटर्नल जो जानकारी है मैं आपको साथ के साथ देता रहूँगा। अब आइए इस चैप्टर को देखते हैं। इन्होंने क्या किया, अब एक एग्जाम्पल के द्वारा ये चीज़ दिखाई। इन्होंने एक वर्ड लिखा था कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोगों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं क्या कि इन्होंने कहा कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, कि म्यांमार में सैन्य शासन है, मतलब वहाँ सैनिकों का शासन है और सैनिकों का शासन कभी भी लोग नहीं करते। आप हमारे एग्जाम्पल से, मैं इंडिया के एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ। हम क्या करते हैं, हम नेताओं का चुनाव करते हैं, ना कि हम सेना का चुनाव करते हैं। सेना का चुनाव हमारी सरकार करती है, जो भर्तियां निकालती है, कुछ भी कोई भी प्रोसीजर हो वो क्या करती है, वो सरकार इनके लिए फिक्स करती है। लेकिन हम कभी भी नहीं करते, हम नेताओं का चुनाव करते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि हमारे ऊपर क्या करते हैं, राज करते हैं। ऐसे ही क्या कि अगर सैन्य शासन हुआ, अगर मैं एग्जाम्पल भारत का ही ले लूँ, अगर भारत में सैन्य शासन हुआ तो सेना का जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा नहीं किया गया है, सबसे पहली बात। ठीक है, और म्यांमार में ऐसा है कि वहाँ पे क्या सैन्य शासन है, और इसका मतलब तो क्या कि वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों का चुनाव वो सेना का चुनाव लोगों द्वारा नहीं किया, तो वहाँ लोकतंत्र है या नहीं है, वहाँ कैसा शासन है, लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा कि लोकतांत्रिक में क्या है और गैर लोकतांत्रिक में क्या है। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से पहली बार में ही आपको क्या लग गया, पता लग गया कि लोकतांत्रिक को कैसे बताना है, कि लोगों के द्वारा तो चुनी नहीं गई, कौन, सेना, तो वहाँ से वो क्या हुआ कि वो लोकतांत्रिक शासन नहीं हुआ। साथ में इसने क्या किया, इसने पिनेशे का लिया एक एग्जाम्पल, पिनेशे चिली, जो इसका वो है चिली का नया नाम है पिनेशे। इसमें क्या था कि तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। अब वहाँ क्या है, तानाशाही है। तानाशाही मतलब जैसे जर्मनी में था हिटलर, तानाशाह तो था एक, मतलब वही मेन था, उसी के पीछे पूरा देश था। ऐसे ही पिनेशे में था, पिनेशे में क्या है, तानाशाही है। ठीक है, तानाशाही में क्या है कि एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही सारा शासन चलेगा, जो वो कह देगा वो सच है, जो वो कह देगा जो वो झूठ कहेगा वो झूठ मानना पड़ेगा, जो सच कहेगा वो सच मानना पड़ेगा। तो इसे कैसा शासन कहेंगे, तानाशाह शासन। एक सैन्य शासन, 2 टाइप के शासन कर लिए,
दो टाइप के शासन कर लिए, एक तो सैन्य शासन हमने देख लिया, सैन्य शासन में क्या है, प्लस में अब तानाशाही भी देख लिया कि तानाशाही में क्या। अब तानाशाही में ये बताओ कि वो जो तानाशाह है, तानाशाह जिसका नाम ही तानाशाह हो गया, तो वो क्या करेगा, वो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया, वो ज़बरदस्ती उस शासन पर बैठा हुआ है, उस गद्दी पर बैठा हुआ है। साथ में क्या हुआ, अब तीसरा एग्जाम्पल लेता है ये सऊदी अरब का। सऊदी अरब में क्या है कि जो शासक जो राज परिवार में जन्म लेते हैं वो जन्मजात इस हक को पा लेते हैं। अब इसमें कैसा हो गया, तीसरा टाइप आ गया शासन का। किस टाइप का शासन, एग्जाम्पल में लेता हूँ मैं सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब का जो राज परिवार है, सऊदी अरब में जो राज परिवार है, जो उसमें जो जन्म लेगा वो वहाँ का शासक बन जाएगा। कि मतलब एग्जाम्पल लूँ, एक एग्जाम्पल लूँ कि मतलब कि अगर आपके पिताजी राजा हो और उनके बाद आप गद्दी पर कौन बैठेंगे, आप बैठेंगे, इस टाइप के शासन को हम राजशाही शासन कहेंगे। तो अब 3 एग्जाम्पल ले लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको लगा पता कि लोकतंत्र में मतलब क्या है ये लोकतंत्र? ये बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है। लोगों के तो कोई भागीदारी नहीं, भागीदारी लोगों को यहाँ शासन में मिल ही नहीं रही है। जैसे भारत में जो शासन है उसमें हम वोट डालते हैं, भारत में हम वोट डालते हैं, हमारी भागीदारी है, हमारे शासन व्यवस्था में, उस सरकार में हमारी भागीदारी है, क्योंकि वो सरकार हमारे द्वारा चुनी गई है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ 3 एग्जाम्पल के आपने देख लिया कि म्यांमार में सैनिक शासन था, उसके बाद पिनेशे या चिली में क्या था, तानाशाह था, और उसके बाद लास्ट है सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या था, राज परिवार में जो जन्म ले रहा था वो क्या कर रहा था, वहाँ पर राज कर रहा था। तो यहाँ से मैं बताना चाहूँ तो जो म्यांमार था उसका पुराना नाम, ये कुछ एक्सटर्नल जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले आपका जो टाइम आएगा आगे चल के 11th करोगे, 12th करोगे, फिर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे या कोई अच्छा पेपर दोगे, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो आप, तो यहाँ इनकी ज़रूरत रहती है। जैसे कि मैं म्यांमार की बात करूँ तो म्यांमार में इसका मतलब पहला नाम क्या था, इसका रंगून था, और इसकी राजधानी क्या है, नेपिताओ। उसके बाद में मैंने बात करी थी किसकी, पिनेशे की। पिनेशी चिली का दूसरा नाम है और इसकी राजधानी है सैंटियागो। और लास्ट में सऊदी अरब, और सऊदी अरब की तो काफ़ी बच्चों को पता भी होगी, अगर जिसे पता है वो बताए कि सऊदी अरब की है रियाद, ठीक है। और अगर मैं इसकी रियाल आगे देखते हैं अब, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखो कि इसमें लिखा है कि इसी पेज पे लिखा है कि दुनिया की हर सरकार चाहे वो लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहते हैं। ये पॉइंट आपको आ गया ना समझ में कि यहाँ इन देशों में भी सरकार क्या चाहती है कि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर रही है, लेकिन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब हमें थोड़ा इस चैप्टर के बारे में पता लगेगा। देखो इसमें एक पोस्टर देख रहे हो, ये पोस्टर देखो आप, इसमें क्या है कि इराक में अमेरिका और अन्य शक्तियों द्वारा क्या हुआ था। देखो इराक में तानाशाही चल रही थी, जो वहाँ का जो डिक्टेटर था उसने वहाँ क्या किया कि वो वहाँ पे इलेक्शन नहीं होने दे रहा था, देश में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। तब आके अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों ने वहाँ पर इलेक्शन कराए, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की, लोकतंत्र व्यवस्था बनाई और उसके बाद उसका संविधान बना। तो ये जो पोस्टर है इसमें अमेरिका के सैनिक है, ये डेमोक्रेसी को खड़ा कर रही है। कहाँ? ईरान में या इराक में, ठीक है। तो इराक के बारे में बताता हूँ। तो इराक की आपको राजधानी पता ही होगी, क्या थी? बगदाद, ठीक है। इराक की राजधानी थी बगदाद, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब लोकतंत्र, अब क्या करते हैं, हम देखते हैं किसके बारे में, कि लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में देखें हम, कि लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो जो लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में अगर मैं बात करूं, इससे पहले क्या है
कि देखो इसमें क्या इन्होंने परिभाषा के साथ इन्होंने कहा कि हमने एक बहुत सरल परिभाषा ली थी कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। शासक का मतलब भी पता लग गया। जैसे मैं एग्जाम्पल अपने हरियाणा का लूँ तो हरियाणा में आज के टाइम में क्या है, हरियाणा में आज के टाइम में बीजेपी सरकार है और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। तो क्या है कि क्या है कि हमने वोट दिया है और उनकी पार्टी को हमने जिताया है, जब जाके अब राज कौन कर रहा है, या शासक का मतलब शासक जो बताया गया उसे किसे बताया गया, मनोहर लाल खट्टर को, जो क्या कर रहे हैं हरियाणा पे अब के टाइम क्या है अपने शासन को चला रहे हैं। हाँ, प्रतिनिधि किसका है, हमारा है, जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन राज कौन करेगा, प्रतिनिधि करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको इसमें काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इसका, वो बताऊंगा। तो अब इसने कहा कि आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं कि सबसे पहले तो शासक कौन है। तो शासक का तो पता लग गया, मैंने एक एग्जांपल दे दिया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कि शासक का तो आपको पता लग गया। शासक कौन है, शासक कौन है, जो हम चुनेंगे जिस प्रतिनिधि को, वो है शासक। उसके बताओ चुनाव किस टाइप में होंगे। देखो चुनाव भारत की अगर मैं बात करूं तो चुनाव के लिए क्या क्या चाहिए कि चुनाव की अगर मैं भारत में बात करूं तो 18 साल तो एज चाहिए, प्लस में उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। वोटर लिस्ट आती है, देखी होगी आपने, आपके पेरेंट्स वो वोटर लिस्ट लेके अपना आधार कार्ड और ये लेके जाते हैं और वो उसके बाद क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो वोटर लिस्ट में भी नाम ये होना भी जरूरी है। अगर मैं भारत की बात करूं, एज कितना, 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए, उसी को क्या करेगा, उसका वोटर कार्ड बनेगा और उसका वोटिंग जो हमारी लिस्ट है उसमें उसका नाम रहेगा। साथ साथ में अब मैं चुनाव की अगर थोड़ी सी और बात करूं तो चुनाव भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष। अगर मैं चुनाव की बात करूं तो दो टाइप के चुनाव होंगे, एक तो रहेगा प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा रहेगा अप्रत्यक्ष चुनाव। ये दो वर्ड है। प्रत्यक्ष में क्या है, प्रत्यक्ष का एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आप क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं। वो वोट डाल के उसमें क्या हमारी भागीदारी है, मतलब किसकी, लोगों की भागीदारी है और वोटिंग के द्वारा हम चुन रहे हैं। तो वह कैसा चुनाव होगा, वो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष में हो गया जैसे कि हम राज्यसभा के, वो आपको आगे जाके आप पढ़ोगे कि जैसे राज्यसभा के जो सदस्य है उनका चुनाव करना, ठीक है, उसमें हमारी भागीदारी नहीं होती। उसके लिए कुछ जो नामित नॉमिनेट व्यक्ति है जो उनकी ही भागीदारी रहती है। प्लस में क्या है कि जो दूसरी बात है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें कभी जनता भाग नहीं लेती, तो उसमें ये अप्रत्यक्ष चुनाव का एक उदाहरण है। साथ साथ में अब आगे देखते हैं क्या कि कौन लोग शासकों का चुनाव करते हैं। तो कौन लोग करेंगे शासक का चुनाव, हम ही तो करेंगे, जनता ही तो करेगी शासकों का चुनाव। जिनका वोटर कार्ड में नाम होगा और 18 साल एज होगी वो शासक का चुनाव करेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आई हैं। और सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार बनाने में क्या क्या चीज़ चाहिए। तो अब उन विशेषताओं को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जो विशेषताएं है वो अब उन्हें देखते हैं हम क्या, कि जो सरकार का जो स्वरूप है किस टाइप का होना चाहिए, वो मैं इस चैप्टर में अब बात करूँगा। अब देखो हम थोड़ा नीचे जाते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक विशेषता के बारे में बात करूंगा। देखो ये विशेषता है इसकी, इसका नंबर 1 डाल देता हूं मैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ये नंबर 1 डल गया है। तो इस नंबर 1 विशेषता की अगर मैं बात करूं, इसमें देखते क्या है, इसमें अब देखेंगे इसमें क्या लिखा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। क्या कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, जो प्रतिनिधि है उसके पास होनी चाहिए। अब मैं इसे पढ़ता हूं। अब हम यहाँ थे, पहली विशेषता देख ली कि जो अंतिम निर्णय लेगा कि वो लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि चुना है उसका वो अंतिम निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ कुछ हम पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके अपवाद देखते हैं। इस जो हमने पहली डेफिनेशन देखी है, पहली विशेषता देखी है, इसका अपवाद हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें बोल दिया कि जब पाकिस्तान में था परवेज जनरल मुशर्रफ,
एक नाम का व्यक्ति था, वहाँ का डिक्टेटर था, ये तानाशाह था वहाँ। तो इसने क्या किया कि 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। अब क्या हुआ कि वहाँ पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। अब यहाँ कौन आ गया वो शासन करने के लिए? जनरल परवेज मुशर्रफ। देखो जनरल परवेज मुशर्रफ इस टाइम पे 1999 में कारगिल का युद्ध भी हुआ था भारत के साथ, और सब इसी की देन था। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने जो सरकार चुनी गई थी उसे उखाड़ फेंक दिया, और उसे क्या, और अपने आप को क्या कर दिया, देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। आगे देखते हैं क्या कि खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया, और 2002 में जनमत संग्रह कराया, और उसके बाद अपना 5 साल कार्यकाल और बढ़ा लिया। पहले 1999 में बना, फिर 2002 से 2000 कब तक हो गया, अब 2007 तक का इसका शासन परमानेंट हो गया। आगे अब क्या देखते हैं, फिर इसने क्या किया, अब ये एक वो क्या करता है, धोखाधड़ी करी इसने, धोखाधड़ी करी, और अब क्या करता है कि 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाल दिया, और उससे पाकिस्तान के संविधान को ही चेंज कर दिया। अब यहाँ क्या दिखा रहा था, ये अपना तानाशाही दिखा रहा था, ये डिक्टेटरशिप दिखा रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं क्या कर दिया इसने, कि इसने जो मंत्री परिषद का कामकाज था, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इसकी निगरानी के लिए रहती है, जिसके अधिकतर अधिकारी क्या थे, फौजी थे। मतलब क्या कर दिया, जो मंत्री परिषद काम कर रही है, जो हमारी जो, अगर एग्जाम्पल मैं भारत का लूँ कि संसद को अगर मान लो कानून बनानी हो तो लोकसभा में पास होगा, वो राज्यसभा में पास होगा। आपने संसद अपने टीवी में भी देखा होगा कि वहाँ बैठ के लोग चर्चा करते हैं, हमारे नेता चर्चा करते हैं, उसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद वो पास किया जाता है, उसके कहीं जाने के बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, जब जाकर वो क्या करेगा, वो कानून बनता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, अगर इस काम को और लास्ट में मंजूरी दिलवा दूँ किससे, सेना से अगर मैं इस काम को मंजूरी दिलवा दूं तो इससे क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हो कि अब शासन किसके हाथों में चला गया, सेना के हाथों में। अगर सेना इस काम को मंजूरी देगी तभी तो ये रूल पास हो सकते हैं। तो लेकिन इसने कर दिया ऐसे कि इसने मंत्री परिषद का जो कामकाज था वो किसके अंडर कर दिया, वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंडर कर दिया। बाद में देखो इसने क्या किया, अब क्या इसमें लिखा हुआ कि क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? चुनाव तो किया था, अपने शासकों का चुनाव तो किया था, लेकिन क्या हुआ, व्यवस्थाएं बदल दी गई। व्यवस्थाएं क्या बदल दी गई कि जो मेरा प्रतिनिधि था, जिसे मैंने वोट दी थी, अब वो काम नहीं कर पा रहा था। अंतिम फैसला कौन नहीं ले पा रहा था, मेरे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। और लोकतंत्र में सबसे पहली विशेषता ये है कि जो मैं प्रतिनिधि चुनूंगा, जो लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाएगा, वो क्या करेगा, वो अंतिम फैसले ले लेगा। और यहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में वो अंतिम फैसले नहीं ले पा रहा है। तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे हो सकती है? अब आगे देखते हैं। और इसने कह दिया कि जो अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। आपने ये बात आपको क्लियर हो गई। अंतिम फैसला किसमें कर दिया इन्होंने, सेना के अधिकारियों को। और तुम्हें पता है कि सेना के अधिकारियों को या सेना के जो जवान हैं उन्हें कभी भी जनता नहीं चुनती। वो क्या होते हैं, वो सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। और सरकार का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति या जो प्रधानमंत्री देश पर राज कर रहा है उसके द्वारा वे चुने, मतलब वो क्या है कि वो सेना में भर्ती किए जाते हैं, लेकिन वो कभी भी जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। तो ये कैसी व्यवस्था होगी, ये तानाशाही, ये क्या होगी, ये तानाशाही होगी। तो इसे हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। उसके बाद अब देखते हैं, देखो एक पोस्टर के द्वारा मैं दिखाना भी चाहता हूँ आपको। ये परवेज जनरल मुशर्रफ का ये पोस्टर है, ये पाकिस्तानी थे और मैंने बता दिया वहाँ के क्या थे, ये तानाशाह थे, ठीक है, डिक्टेटर थे वहाँ के जनरल परवेज मुशर्रफ। अब मैं बात करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या रहा। अब देखो एक यहाँ पोस्टर दिख रहा होगा,
इस पोस्टर को देखो, इसमें क्या है कि डेमोक्रेसी लिखा हुआ है और जो एक सैन्य जो ताबूत है वो उसमें रखा हुआ है। तो कभी भी डेमोक्रेसी, ठीक है, वो किसके अंडर नहीं चल सकती, वो सेना के अंडर नहीं चल सकती। और इसे हम क्या नहीं कह सकते, कितनी अच्छी लाइन लिखी है इसने कि इसे हम लोगों का शासन नहीं कह सकते। तो पहली विशेषता आगे हमारे क्लियर, मैंने इसीलिए आपको पहले विशेषता पढ़ाई थी, उसका अपवाद बाद में बताया है। तो पहली विशेषता के कंक्लूजन तक हम पहुंच चुके हैं। निष्कर्ष क्या निकला है इस चीज का, कि निष्कर्ष में निकला है कि पहली विशेषता ये थी कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। अब लोगों के द्वारा जो लोकतंत्र की पहली विशेषता, अब उसका अपवाद भी मिल गया। तो अब क्या हम इस व्यवस्था को जो किस देश में चल रही है, पाकिस्तान में, उस समय पर क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे या गैर लोकतंत्र कहेंगे? वो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो लोगों का जो प्रतिनिधि था उसके पास अधिकार ही नहीं रहे, अधिकार उससे क्या कर लिए गए, छीन लिए गए थे।